नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब पीटीआई की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुई तो गुज़िश्ता कई माह तक आप ये कहिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना जो ढंढोरा पीटा वो यही पीटा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो हमें $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था और हमने अपनी हिकमत अमली से अपनी तदाबीर के ज़रिए करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया है। ग्रोथ हमें नहीं मिल रही है लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कर दिया है कम, और यूं हमने मईशत को एक तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पे डाल दिया, यानी एक सस्टेन्ड स्टेबिलिटी के रास्ते में डाल दिया। अब सूरत हाल ये है कि जुलाई अगस्त में करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि मंथ ऑन मंथ अब तक के माली साल में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $7 बिलियन तक पहुँच गया या शायद उससे भी ज़्यादा हो गया। इससे पहले की हुकूमत की प्रोजेक्शंस ये थी या एनालिस्ट की प्रोजेक्शन ये थी कि अगर हुकूमत कामयाब रहेगी, ग्रोथ भी बढ़ाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $6 से $9 बिलियन तक रह सकेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हो रहा है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 12, 13, 14 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है इसके जवाब में ये कहते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस को देखें शौकत तरीन साहब को या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब को देखें, वो कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ रहा है कि इंपोर्ट्स हो रही हैं, कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये कहते हैं, बहुत ही प्राइड से वो ये कहते हैं कि हमारी जितना रेवेन्यू में इजाफा अब हुआ है गुज़िश्ता 2 माह में इतना कभी देखने में नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को परेशानी लाहक हो चुकी है। 3 दिन पहले उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान में जो ये एक बढ़ता हुआ शगाफ है इसे कम किया जाए। मेरी आज के इस प्रोग्राम में कोशिश होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही एक डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट की 3 मेरे साथ हैं, मेरी रिक्वेस्ट भी यही होगी कि हम कोई ऐसी ज़ुबान में बात कर सकें, आसान ज़ुबान में बात कर सकें, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के जार्गन से बाहर रह के बात कर सकें, ताकि एक आम आदमी को पता चल सके कि आखिर इमरान खान हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी में फ़र्क है क्या। अगर उस वक्त इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने रुपये को कंट्रोल करके रखा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था, तो अब हम देख रहे हैं कि रुपया भी 170 की तरफ जाने में लगा हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा हो रहा है। तो मैं इंट्रोड्यूस करूँ अपने गेस्ट को, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिक कॉलमिस्ट एंड कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। हारून शरीफ साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट, चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मेरे साथ हैं। मुजम्मल असलम साहब, नोटेड इकोनॉमिक पॉलिसी कमेंटेटर हैं, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। मुजम्मल असलम साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूँ तो क्या वजह है कि आखिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो ढंढोरा पीटा था कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर लिया, हमने रेगुलेट किया, सब कुछ किया, ये तो सब कुछ हवा में उड़ गया। देखें, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बुलाया और ये आजकल का जिसे कहते हैं कि टॉपिक ऑफ द टाउन है, टॉपिक ऑफ द कंट्री है। इसमें ना थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि हम हेडलाइन नंबर से देखकर बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने $7 अरब बोला, वो ट्रेड डेफिसिट है। करंट अकाउंट तो सिर्फ अभी तक जुलाई के महीने का आया है, वो है $700 मिलियन, और अभी अगस्त का आना है, मोस्ट लाइकली $1.25 अरब का अगस्त में आ सकता है। यानी कि करंट अकाउंट ऑन एन एवरेज फर्स्ट 2 मंथ्स का $2 अरब टोटल कितना हो गया? पहली बात तो ये थी, ये तो हम साल जुलाई साल शुरू हुआ है तब से अब तक का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना, ठीक है, पहली जुलाई से, तो अब तक कितना हो गया? 700 मिलियन डॉलर तक का ऑफिशियल नंबर आया है। अगस्त का भी आ जाएगा अगले हफ्ते। तो अगर एज वी एक महीने का तो $700 मिलियन, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगस्त का पेशी बता रहा हूं, पेशगी पहले से बता रहा हूं, वो $1.25 अरब तक हो सकता है। यानी कि 2 माह का $2 अरब, $2.1 अरब होगा, ठीक है। स्टेट बैंक की जो प्रोजेक्शन है वो है 2 से 3% ऑफ द जीडीपी, यानी कि वो $8-9 अरब के करीब की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ा क्यों? उसमें जो सबसे वाज़ेह चीज है वो है कि हमारी दरामदी बिल में इजाफा हुआ है। क्या नहीं, पहली बात, क्या इसमें तशवीश की बात है कि नहीं है? इसमें तशवीश, मैं आ रहा हूं उसी, मेरे की बात है कि नहीं है? अभी तक नहीं है, क्योंकि आपके पास जो स्टेट बैंक के रिजर्व है वो खालिस $19 अरब है, जो आपके 3 माह से ऊपर का इंपोर्ट कवर है। बात ये होती है कि अब मैंने जब जिंदगी 2004 में 2002-3 में शुरू की थी तो मेरी पहली क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनी थी $1.5 लाख, और अब मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूं तो मुझे 20 लाख का मिलता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। अब मेरी क्योंकि इनकम कैपेसिटी बढ़ गई है, मेरे पास एसेट्स हैं, ठीक है, अगर मैं 20 लाख रुपए तक उधार लेता हूं तो बैंक मेरे पे 20 लाख
तक का रिस्क लेता है, क्योंकि उनको पता है कि ही कैन पे बैक, इसकी इनकम सपोर्ट कर रही है। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी। मेरा सवाल तो बड़ा मुख्तलिफ है सर, आप तो और चीज संभालने बैठ गए। मेरा सवाल ये है कि आखिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की हिकमत है। नहीं, मेरा सवाल तो ये है सर कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हमने पीटीआई के साथ मिलकर बहुत निकाली। हमने कहा कि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन तक पहुंचा दिया था, उनकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, कंट्रोल नहीं करते थे, रुपये को आर्टिफिशियली नीचे रखा हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि रुपया भी 170 के ऊपर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। और हुकूमत की कह रही है कि बढ़ इसलिए रहा है कि चूँकि इंपोर्ट्स हो रही हैं और चूँकि हमारे कैपेसिटी इशू है, मतलब कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ बढ़ रही है, इसलिए। देखें, मैं आपको अब नवाज शरीफ की आपने बात की, तो मैं नवाज शरीफ, उन्होंने 19 अरब डॉलर जिस साल करके गए थे, उन्होंने खजाना जो है 24 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर कर दिया था और साथ साथ उन्होंने कर्जा भी बढ़ाया था। यानी कि वो जो उनका दरामदी बिल बढ़ा था, उन्होंने आपकी जो जेब में पैसे थे वो सारे खर्च करवा दिए थे और आपके जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स थे वो मनफी में थे। स्वैप स्टेट बैंक के 6.5 अरब डॉलर थे। आज स्टेट बैंक के तारीख के हाईएस्ट तरीन रिजर्व नंबर 1 एक्सपोर्ट्स में। आप देखें, वही ना, एक आपकी दरामदी बिल है और एक आपकी, देखें, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होता है, एक आपका एक्सपेंस है, एक इनकम है। आपकी जो साथ साथ इनकम है वो ज़्यादा बढ़ी है। रेमिटेंसेज जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो 18 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, वो 29 अरब डॉलर पे है। 11 अरब डॉलर का वाज़े फ़र्क है उन 2 सालों में सिर्फ रेमिटेंसेज का। और आपकी एक्सपोर्ट्स प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वो 32 अरब डॉलर है, वो जब छोड़ के गए थे तो वो 26 अरब डॉलर। तो 17 अरब डॉलर की आपकी फालतू इनफ्लो है। और अभी तो 2 महीने हुए हैं भाई, आप देखें पूरी दुनिया खुली है। ऑयल प्राइसेस, ये जो लोग कह रहे हैं दरामदी बिल ग्रोथ की वजह से बढ़ा है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ा, ये इंटरनेशनल प्राइस स्पाइक है। आप 6 से 7 कमोडिटीज आप मेन उठा लें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। जरा दूसरा व्यू लेने दीजिए मुझे। खाम तेल, ठीक है, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, नहीं, मुझे ज़रा दूसरा व्यू लेने दीजिए। डॉक्टर फरूख सलीम, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ने हमें बेचा ये था कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हमने कंट्रोल कर ली हैं, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं। अब वो सारी चीज़ें हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाते नज़र आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी उतने ही मुतमईन हैं जितना मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले 25 से 30 साल की जो हमारी माशी तारीख है वो रिपीट करते हैं एवरी 3 to 4 to 5 ईयर्स। उसमें होता यह है कि जो बुनियादी ढांचा है मईशत का वो यरकमाल बना रखा है बड़े बड़े कार्टेल्स ने, जिनको हमारे वज़ीर आज़म साहब माफिया भी कहते हैं। जो इकॉनमी है उनकी वजह से वो कंपैरेटिव नहीं है। सबसे बड़ा माफिया जो है या सबसे बड़ा कार्टेल कहना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिजली का है। हमारे बिजली के नर्ख जो है पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ चल रहा है वो इंडिया से 30-35% ज़्यादा है, बांग्लादेश से 30-35% ज़्यादा है। तो हमारी मईशत जो है वो बुनियादी तौर पे कम्पीट नहीं कर पाती आलमी दुनिया के अंदर, जिससे हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर जो स्टेटस को है, यानी कि आज से मेरे ख्याल 2013-14 में जो हमने रिकॉर्ड कायम किया था 31 अरब का, आज फिर वही आया है, लेकिन हम उसको उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। यानी कि 2012-13 में भी 31 अरब थी, अब फिर 31 अरब आई है और हम समझ रहे हैं कि बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई। असल में ये है कि हमारी मईशत जो है वो कंपैरेटिव नहीं है और बुनियादी ढांचा जो है मईशत का वो ना पीपल्स पार्टी बदल पाई, ना PMLN के दौरान बदला और ना ही PTI के दौरान बदला। होता ये है कि हुकूमत बहुत सारे टीके लगाती है। हमारी मईशत कंपैरेटिव क्यों नहीं है? हमारे यहाँ बिजली, हमारी हुकूमत कंपैरेटिव, हमारी मईशत कंपैरेटिव है क्यों नहीं? वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे मैंने कहा, हमारी मईशत को 5 या 6 बड़े कार्टेल्स ने यरगमाल बना रखा है। बिजली की कीमत की वजह से हमारी मईशत जो है, हमारी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंपैरेटिव नहीं हो सकते। खाद की वजह से हम कंपैरेटिव नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जैसे चीनी का एक कार्टेल है, उसको कंपटीशन ऑफ कमीशन डबल कार्टेल कहती है कि वो चीनी की कीमत भी फिक्स कर लेता है, वो गन्ने की कीमत भी फिक्स कर लेता है। जो वादा किया गया था मंशूर के अंदर, इन कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्टेल्स को तोड़ा जाएगा और मईशत को कंपैरेटिव बनाया जाएगा, जिसके नतीजे में फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएं। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में माहाना इंपोर्ट्स 6.25 अरब डॉलर की जो आई हैं मैंने कभी नहीं देखी।
यानी कि जिसके नतीजे में हम एक्सपोर्ट तो करते हैं 2-2.25 अरब की, इंपोर्ट कर ली 6.25 अरब की, और तजारती खसारा जिसका आप शुरू में जिक्र कर रहे थे वो $4 अरब का माहाना तजारती खसारा मैंने पहले कभी नहीं देखा पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख के अंदर। और इतनी कंफ्यूजन है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो कुछ और बता रही है, वो कह रही है कि शायद $70 अरब की इंपोर्ट होने वाली हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उससे अग्री नहीं कर रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि 7 से 8 अरब डॉलर का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आ जाएगा। मेरा जाती तखमीना ये है कि जो जिस तरह हम चल रहे हैं प्रॉबली बिटवीन 13 to 15 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सामने आएगा। तो जो मंशूर में वादे किए गए थे इन प्रॉब्लम्स के हल के लिए वो बिल्कुल सही डायरेक्शन थी। मंशूर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीटीआई का लिखा हुआ मंशूर जो है वो बाकी सारी बड़ी सियासी पार्टी से कहीं ज्यादा सुपीरियर था। जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ा साफ शफाफ वाज़े तरीके से लिखा गया था और उनके हल भी दिए गए थे। अब एक तो हकीकत है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी तेजी लेकिन हो नहीं सका। पिछली हुकूमत अपने बहाने बताया करती थी या वजूहात बताया करती थी। अच्छा, जरा हारून शरीफ आप जरा हारून शरीफ साहब को आने दीजिए। ठीक है, अच्छा हारून शरीफ साहब, क्या हम कह सकते हैं ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से कि घूम फिर के हम फिर वहीं आ रहे हैं जहां हम हर 3-4 साल के बाद आ जाते हैं, या फर्क पड़ गया? जी मोहित, ये बेसिक जी देखिए ये चीज होनी थी और इस चीज का जो भी एक सीरियस एनालिस्ट है जो समझता है उनको बड़ा क्लियर पता है कि पाकिस्तान का, जैसे अभी जिक्र हुआ कि जब तक आप अपनी मईशत का ढांचा नहीं बदल पाते हैं तो वो फॉल्ट लाइंस, तो जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं 3-4 कि हमारा सर्कुलर डेट भी फंसा हुआ है, हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज भी पटी हुई है, हम अभी तक सब्सिडीज के ऊपर भी सनत को सहारा दे रहे हैं, तो वो फॉल्ट लाइंस तो वही हैं। लेकिन जो फर्क पड़ा है उसके अंदर एक तो चीजों का है। देखिए खुशाइंद बात यह है कि जो हमारा ओवरऑल जो आपने जैसे पहले बताया कि एससीसीपी में कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, तो उसमें आईटी की कंपनीज को फॉर्मल सेक्टर में आना दिखाता है कि हम उसको इंसेंटिव्स जो दे रहे हैं उसका कोई नतीजा आ रहा है। रेमिटेंसेस का बढ़ना जो है वो भी अच्छी चीज है, लेकिन जो मैं इस वक्त नाजरीन के लिए, जैसे आपने शुरू में कहा था कि आसान अल्फाज में इसको पहले समझ लीजिए, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की या फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट, ये नंबर हुकूमत की मुआशी टीम के लिए अहम है, ये आम आदमी की जिंदगी के लिए अहम नहीं है। मुआशी टीम के लिए इसलिए अहम है कि उन्होंने उसको मैनेज करना है उसके मुताबिक और उसको इस्तेहकाम देना है। आम आदमी के लिए जो रेशोज चाहिए होती है नंबर्स की बजाय, देखिए हमें रेशो चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो कहां पे है, पहले कहां थी अब कहां पे है, वो 15% से आगे नहीं जा पा रही है। हमारी एक्सपोर्ट जीडीपी की रेशो कहां पे है, बढ़ी है या स्टैग्नेंट है? वो भी स्टैग्नेंट है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं हमसे 10% आगे हैं। हमारी सेविंग्स टू जीडीपी कहां है? ये ग्रोथ के नंबर्स हैं कि हमारे, देखिए जो मसला क्या है, मसला ये है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपेंशनरी या रिलैक्स मोड में लाते हैं, शरह सूद को घटा देते हैं, तो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज और कंजम्पशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो यहां प्रोडक्शन नहीं होती, आप इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो हम फिर उसी में ट्विन डेफिसिट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमें जो प्रोडक्शन बढ़ाना जो है उसको वक्त लगता है। लेकिन देखिए ये जो आपने सवाल किया था कि हम कंपेटिटिव क्यों नहीं है, देखिए कंपेटिटिवनेस को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में स्टिक से नहीं आप करते हैं, वो भी है, लेकिन आपको एक पॉलिसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट लानी पड़ती है जिसके अंदर जो अनकंपेटिटिव सेक्टर्स हैं उनको गैर जरूरी मरायात को बंद करना पड़ता है। जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, चाहे ज़राअत में है, चाहे आईटी में है, चाहे स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग में है, हमें उस साइड पे पैसे को और पॉलिसी को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इन नटशेल देखिए हुकूमत ने डिसिप्लिन पहले दिखाया जो कि IMF के प्रोग्राम में दिखाना पड़ता भी है। मुज़म्मिल असलम साहब, देखिए हमारे लिए मीडिया में ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को समझा सकें कि सियासी तौर पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मईशत के एदाद व शुमार लोगों को
कंफ्यूज कर देते हैं, समझ नहीं आते ठीक तरह से। क्या इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में क्या मईशत में कोई बेहतरी हुई है? पहले हम समझ रहे थे अब से 4-5 महीने पहले और बड़े प्राउडली कह रहे थे कि हाँ फ़र्क पड़ गया है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल या उसकी मईशत के अंदर के जो मसाइल हैं वो इस किस्म के हैं कि किसी भी हुकूमत के पास उनका कोई जवाब जो है वो नहीं है, कोई हुकूमत उनका हल नहीं निकाल सकती। वहाँ पर इसहाक डार साहब बैठे हों या वहाँ के ऊपर शौकत तरीन साहब हों या कोई और हो, हफीज़ शेख हों, वो मसले मसाइल वहीं रहते हैं। हुकूमतें कुछ भी कह देती हैं, वो मसाइल वहीं हैं जड़ पे। आप ये बताएं, क्या इमरान खान की हुकूमत ने बुनियादी मसाइल का कोई हल निकालने की कोशिश की है? कोई उसमें कामयाबी हुई? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी आजकल जिस पे बात हो रही थी। मैंने पिछले दिनों एक डाटा पे काम किया। 2012 से लेकर 2018 तक हमारी आबादी 1.5 से 2% बढ़ती रही, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो एक जगह खड़ी रही। ये हुकूमत आई, पहले 2 साल तो मुल्क को दिवालिया से बचाती रही। पिछले 18 महीने से अगर आप देखें तो इन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड फोकस किया। लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप्स आई, अगर लेकिन उस पर आप कह देंगे कि अगर बम्पर क्रॉप्स आई तो आप इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? इम्पोर्ट हम एक पॉलिसी के तहत अपने अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रहे हैं ताकि मुल्क में पहले की तरह एकदम गैप ना आ जाए। ठीक है, अभी आपकी अगले 1 महीने में, ये मैं आपके प्रोग्राम से खुश खबरी देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जो लेना चाहें, 4 क्रॉप्स है पाकिस्तान की मेन जो अभी आनी है अगले 1 से 2 महीने में, जिसमें गन्ना है, जिसमें आपकी चावल है, जिसमें आपका कपास है और जिसमें आपकी कॉर्न है। इन 4 में, जो मेज जिसे कहते हैं, इन 4 में से 3 क्रॉप्स आपकी बम्पर आ रही हैं, राइस की, शुगर केन की और कपास की। बम्पर नहीं, जो टारगेट हमने रखा था 10 मिलियन, पिछले साल आपको याद है कि हमारी कपास की तारीख की सबसे कम क्रॉप आई थी क्योंकि पेस्ट अटैक हो गया था और मसले मसाइल हो गए थे। इस साल अगर 1 मिलियन बेल भी फालतू आती है तो $1 अरब की हम सेविंग करते हैं। खूबी है, उम्मीद की जा रही है। बम्पर क्रॉप किसी चीज की आ रही है तो उसमें हुकूमत की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जब क्रॉप खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो हुकूमत कहती है कि कीड़ा खा गया, बारिश हो गई, कहत होगी, गर्मी थी, सर्दी थी। अगर क्रॉप अच्छी आती है तो हुकूमत उसका क्रेडिट कैसे ले सकती है मुज़म्मिल साहब? नहीं, मैं एक तो पहले ये कि जो टिड्डी दल के मसले को इन्होंने हल किया, इसके अलावा एग्रीकल्चर बहुत फोकस हुआ हुआ है। आपको पता है इस वक्त अगर आप बाहर से फर्टिलाइजर मंगाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। हुकूमत उसको जो उसने अपना GIDC कम कर दिया। दूसरा, इन्होंने एग्रीकल्चर पे लैंडिंग पे फोकस किया। एग्रीकल्चर में अब जो एक नया प्रोग्राम आ रहा है आपके सामने, किसान कार्ड आ रहा है, तो देखें ये बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। बेसिक्स पे काम करने का मतलब ये नहीं है कि रात को पॉलिसी वजीर आजम ने अनाउंस की और सुबह जो है एकदम दरख्त आ गए और फल आने शुरू हो गए। दूसरी बात की बिजली पे डॉक्टर साहब ने, मैं आपको एक बात बताऊं कि तारीख के जितने भी 1994 से 2021 है, यानी कि 27 साल के जितने भी पावर एग्रीमेंट्स थे ये गवर्नमेंट ने रीनेगोशिएट किए। पहले 1994 को निपटाया, 2002 की आज अगर आप CCO की मीटिंग, अभी हम बात कर रहे हैं, CCO की मीटिंग में जो है 2002 की पॉलिसी के भी एग्रीमेंट को रिवाइज कर दिया। अब रह गए CPEC का मसला। तीसरी चीज जो आप देखें, इन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए शायद मेरे तो देखें 18-20 साल के करियर में नहीं, शायद जितना इन्होंने एक्सपोर्टर को अब इंसेंटिवाइज किया, उनकी बिजली के टैरिफ को मसले को हल किया, उनको एक्सपोर्ट रिफंड दिए, सिर्फ लास्ट ईयर 251 अरब रुपए के। चारों इशू आपने उठाए, अटैक की बात सामने की, चारों आपने हुकूमत की, चारों जो हुकूमत की कामयाबियां आपने बताई हैं, इस पर मैं काउंटर व्यू भी लेता हूं एक ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक सलीम साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज की हमारी गुफ्तगू का, इस पूरी बहस का बुनियादी फोकस यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने हमसे बहुत से वादे किए थे मईशत के हवाले से। हमें बहुत सा उन्होंने एक उम्मीद दिलाई थी कि वो चीज़ों को ठीक मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब हम अखबारात को देखते हैं, टेलीविज़न की बहस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, हम उस सूरत हाल की तरफ वापस आ रहे हैं। इसी बहस के हवाले से मुज़म्मिल असलम साहब ने वक्फे से पहले जो चीज़ें कहीं, उसमें से 4 चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ आई हैं। एक तो उनका कहना है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के रिजर्व्स को मजबूत रखा हुआ है स्टेबिलिटी के लिए। इस हुकूमत ने ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इस किस्म की पॉलिसीज़ अख्तियार की हैं जिससे जो फार्मर है, जो पाकिस्तान का जो किसान है, उसके पास ज़्यादा पैसा आया है। किसान की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहकम है। और जो क्रॉप्स में भी इजाफा हुआ है वो इसलिए कि हुकूमत ने पेस्ट कंट्रोल किया है और एग्रीकल्चर रिजर्व्स हुकूमत बढ़ा रही है, जबकि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है हुकूमत पैदा कर रही है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट उनका ये है कि इस हुकूमत ने
एक्सपोर्ट्स के लिए बेतहाशा इंसेंटिव दिए हैं जिसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आने लग गए हैं, जैसे कि हम आईटी इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि हुकूमत ने बहुत मेहनत से जांफिशानी के साथ जो बिजली के नर्ख हैं, जो बुनियादी ब्लीडिंग मसला है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ, उसको हैंडल किया है। और उसके 3 फेजेस थे उन नर्ख के, एक 1992-94 के, ये 97 तक के एग्रीमेंट थे, फिर 2002 के एग्रीमेंट थे मुशर्रफ-एरा के, और तीसरे CPEC के हैं। तो 94 और 97 के जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हुकूमत ने रीनेगोशिएट कर लिया है, 2002 को भी रीनेगोशिएट कर लिया है, और अब CPEC की रीनेगोशिएशन की तरफ वो जाने वाले हैं। अब इसका काउंटर व्यू लेने के लिए मैं आ रहा हूं जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब की तरफ। जी फारूक सलीम साहब, क्या हुकूमत इतनी ही हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट नजर आ रही है जितना कि मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया गया पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे लोगों से पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। 95% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो जैसे अभी पहले हारून साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि हुकूमती माशी टीम जो है उनके लिए तो ये इस्तिलाहात जो है बड़ी ज़रूरी हैं। जो आम आदमी है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, उसके लिए खीर का मज़ा उसी वक्त आएगा जब वो तब खाई जाएगी। जब खाएंगे तो पता चलेगा कि वो मीठी थी, खीर अच्छी थी या बुरी थी। ये जितनी भी पॉलिसीज का जिक्र किया जा रहा है कि ज़राअत के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि लुब्बे लुबाब निकलता है 3 चीज़ों के अंदर। क्या आटे की कीमत इन सारी पॉलिसीज के नतीजे में कम हो जाएगी? क्या चीनी की कीमत इन सारी पॉलिसीज के नतीजे में कम हो जाएगी? क्या बिजली के नर्ख, अब हमें बताया जा रहा है कि रीनिगोशिएट हो गए हैं। मुझे जो बिल आ रहा था अगस्त 2018 में, जिस साल PTI की हुकूमत आई थी, वो मेरे घर में 9 रुपए का 1 यूनिट पड़ता था। आज जो मुझे बिल आ रहा है वो 23 रुपए का यूनिट है। हाँ। हुकूमत ने रीनेगोशिएट किया, बहुत कोशिशें की, उसका नतीजा क्या निकला? क्या मेरे ऊपर जो जिंदगी के बोझ हैं, जो बाजार के बोझ हैं, वो कम हो रहे हैं उस पॉलिसी के नतीजे में या नहीं? अच्छा, फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया गया। अभी जो रिसेंट आलमी इदारों ने जो हमारी फूड सिक्योरिटी की हालत बताई, वो मैं खुद देख के परेशान हो गया। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 38% ऑफ द पॉपुलेशन, अब समझिए तकरीबन 10 में से 4 आदमी जो हैं पाकिस्तानी शहरी, वो फूड इनसिक्योरिटी का उनको खदशा है। और यही जब मैंने कंपेयर किया और वो उस इदारों ने कंपेयर किया, इंडिया में तकरीबन आधी है, नेपाल में तकरीबन आधी है, बांग्लादेश में तकरीबन आधी आबादी है। तो ये हुकूमती जितनी पॉलिसीज हैं, चाहे वो माशी पॉलिसीज हों, समाजी पॉलिसीज हों, जिस किस्म की भी पॉलिसीज हों, उनका जो रिजल्ट निकलना है, वो जो मैंने खीर की बात की थी, वो रिजल्ट ये निकालना है कि जो शरह है गुर्बत की उसको नीचे लाया जाए, जो शरह है फूड सिक्योरिटी की वो नीचे आ जाए, और एक आम आदमी की जिंदगी पे। ठीक है, अब जरा रुके, जो बोझ है, अच्छा इसका काउंटर व्यू दोबारा लेने दीजिए। इससे पहले कि मैं हारून शरीफ साहब के पास जाऊं कोई एक ब्रॉडर व्यू लेने के लिए, रुकिए डॉक्टर साहब। मुज़म्मिल असलम साहब, ये पॉइंट बाय पॉइंट, तुर्की ब तुर्की उन्होंने जवाब दे दिया आपके सारे पॉइंट्स का। आप भी इसको एक्सप्लेन कीजिए जो वो इशू कह रहे हैं कि आम आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत जो मर्जी हमें फलसफा बताए। देखिए, बात सुने, अभी तो आम आदमी की आप खीर की बात कर रहे हैं। 2018 में डॉक्टर साहब की तहरीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कह रहे थे कि आम आदमी को खीर तो जो है ना खाने के बाद मीठे के लिए मिलती है ना, तो जो है लाले पड़ जाएंगे। उस जमाने में मुझे याद है डॉक्टर साहब ने लिखा था जब 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट था कि 24 अरब डॉलर हो जाएगा पाकिस्तान का। वो 24 अरब डॉलर से जो 1.8 अरब डॉलर हो गया। तो आप ये इसका जो है सिर्फ एक लाइन में जवाब ले लें कि वेंटिलेटर से मरीज को निकाल के जनरल वार्ड पे ले आइए, ये हुकूमत अस्पताल से नहीं निकली। अगर आप ये कहें कि जी जन्नत बना दी इस हुकूमत ने 3 साल में, तो मैं भी बात नहीं ये कर रहा। अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि बंदे की जान बचा लो, जान बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसकी सेहत पे भी काम हो जाएगा, और सेहत पे काम रातों रात नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो हम आइसोलेशन पे क्यों बात करते हैं। अब डॉक्टर साहब ने एक सर्वे में बात की कि जी पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है। मुझे एक बात बताएं कि इंडिया में 21% पॉवर्टी है, पाकिस्तान में 24% पॉवर्टी है। उधर कह रहे फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी 50% है। एक आता है हैप्पी इंडेक्स, पाकिस्तान इंडिया से जो है हिंदुस्तान में कितनी पॉवर्टी है, यहाँ कितनी पॉवर्टी है, दोबारा बताएं जरा।
21% उनकी है जो यूएनओ का यूएन का उठा लें, और हमारी 24% है जो लास्ट सर्वे आया हुआ है। ठीक है, अब उसमें $1 वाली होती है, फिर $3 वाली होती है, अलग अलग किस्म की क्राइटेरिया। हैप्पी इंडेक्स जो होता है, हैप्पी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक इंसान कितना खुश है, उसमें पाकिस्तान चीन से भी आगे है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में पैरेलल सिस्टम्स चल रहे होते हैं, आपको पता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि 2018 से आप ये बात बोलें कि माशी सूरत हाल इस वक्त हम बात करें अच्छी है या बुरी है, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त ये जो चीनी आटे इसकी बात कर रहे हैं, आपका बॉर्डर पोरस है, पूरी दुनिया में इस वक्त 10 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं, यूके में 63 रुपए यूनिट है बिजली का, और मैं आपको अभी एक और गारंटी कर दूं, मुझे अगर ये डॉक्टर साहब बता दें, मेरा भी बिजली का बिल जो है ना गर्मियों में लाख रुपए से ऊपर आता है। ठीक है, 9 रुपए यूनिट मैंने तो 2018 में नहीं दिया, इस हुकूमत ने कुल मिला के 35% जो है बिजली का बिल बढ़ाया है। ठीक है ना, तो मैंने नहीं देखा कि 9 रुपए यूनिट 2018 में बिजली का बिल था। अगर डॉक्टर साहब ये मुझे प्रूव कर दें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जरा मुझे अब इसको आगे ले जाने दीजिए। हारून शरीफ साहब, हाँ, ना ए ना बी। हारून शरीफ साहब, जो ये बात जहां मुजम्मिल असलम साहब ने की ना कि इस हुकूमत को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा हारून साहब कि इन्होंने एक आईसीयू पे एक पेशेंट पड़ा था, उसे आईसीयू से इंटेंसिव केयर यूनिट से जहां उसको ऑक्सीजन लगी थी, पाइपें लगी हुई थी, उसकी जिंदगी का सवाल था, उससे वहां से निकाल कर जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। ये है पाकिस्तान की मैशत की सूरत। अभी अस्पताल में ही है, वहां से बाहर नहीं निकल सका। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? सही है ये फीलिंग? जी देखिए, वही पहली बात तो ये है कि अस्पताल में होना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। सो लेट मी इसको ना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारा जो क्रिटिकल इशू चला आ रहा है कि ये जब हम जनरल वार्ड में ले आते हैं तो एक तो उससे बाहर कैसे निकला जाए, और फिर उससे बाहर रखने के लिए सस्टेन कैसे किया जाए। देखिए, दुनिया में कोई भी मईशत कर्ज के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, और ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बहुत सी हुकूमतों से चला आ रहा है। अभी हमारा जो कर्ज की जीडीपी की रेशो है वो कोई 83-84% के लगभग है, जो कि बहुत हाई है। जो मैंने अर्ज किया था शुरू में कि अगर इसको सस्टेन करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, जो बांग्लादेश ने लिए हैं, जो कैम्बोडिया ने लिए हैं, जो बाकी कंपेटिटर्स ने लिए हैं। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, पर्टिकुलरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इस हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी थी, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। दूसरा, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो टारगेट्स है कि हमने उनको इंसेंटिव्स दे दिए, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वरना हम इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। मेरी तजवीज ये है कि ये जो एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री है, मुझे ये बता दें कि 2018 से और आज में उसके अंदर क्या फर्क है। आया हमने कोई 20 इकोनॉमिस्ट हायर कर लिए हैं, या हमने कोई पॉलिसी दे दी है? देखिए, अपने आप को जब तक हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? एक्सपोर्ट्स की तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, किसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स की मिनिस्ट्री? जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। कॉमर्स की मिनिस्ट्री को हमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर जी, कॉमर्स मिनिस्ट्री की। जी, आप मुझे अभी तक एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट दिखाइए कि ये हमारी पॉलिसी है। आप मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिखाइए। ये जो अच्छी बातें मुजम्मिल ने की है वो बहुत बिल्कुल खुशाइंद है कि अगर हमारी क्रॉप्स बढ़ रही हैं, लेकिन कॉटन की क्रॉप की प्रोजेक्शन वरीसम है और 6 बिलियन बेल से कम है, तो 6 मिलियन बेल से। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिन ममालिक ने सही सस्टेन किया है वो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स को बढ़ा के किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ा के किया है, ना कि इंपोर्ट को कर्ब करके किया है। ये होती है स्ट्रक्चरल शिफ्ट। मैं इस हुकूमत की सिमत की बिल्कुल उनके साथ वो सोच ठीक रहे हैं। मुजम्मिल असलम साहब जी, वो सोच ठीक रहे हैं, लेकिन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज अगर ना होती तो हम बहुत बेहतर होते। एक्सपोर्ट्स के हवाले से हारून शरीफ साहब कोई मुतमईन नहीं हुए आपके दलाइल से? देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी बात को अर्ज को आप समझने की कोशिश करें कि एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस, एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, और आम अल्फाज में ये कि हमारे मुल्क में खाने पीने के बाद क्या बचा, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है।
अच्छा, वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपको हमेशा से माजी में मिलता था एग्रीकल्चर से। जो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया था कि 2012 से 2018 तक हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस छोड़े, हमने तो अपनी आबादी के तनासुब के हिसाब से भी जो है ना पैदावार नहीं की थी, नंबर एक। अब ये हुकूमत का 18 महीने से एग्रीकल्चर में फोकस है, जिसके रिजल्ट हमने लास्ट क्रॉप और अगले 1 महीने में हम इंतजार कर लें कि आपको नजर आ जाएगा कि हमारा एक्सपोर्टेबल सरप्लस कहां जा रहा है। दूसरा, हमारी हुकूमत ने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। जब से हम पैदा हुए हम जो है ना 4-6 में फंसे रहे एक्सपोर्ट्स में, चावल, चादर, चमड़ा और चौथा मेरे जहन से निकल गया एकदम नाम, ठीक है। अब जो है हम आईटी की तरफ, नॉलेजेबल इकोनॉमी की तरफ, हम दूसरी चीजों की तरफ जाना शुरू हो गए। कॉरिडोर देखें, ये कॉरिडोर पे जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से काम शुरू हुआ उस पर काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह अफगानिस्तान के बाद वहां से भी हम चीजें फेच करना शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस पे डे एंड नाइट काम कर रही है। आईटी पॉलिसी दे दी, टेक्सटाइल वालों को जो है इंसेंटिव दे दिए, एग्रीकल्चर पे चीजें आ गई। अब उसके लिए देखें थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दबाती थी, उनको जो है पैसे नहीं देती थी। अब आपके सामने एक चीज है, कोविड के बाद टफ में पहली दफा, पहले क्या होता था आप लोन दे देते थे, अब की दफा आपने 400 अरब रुपए दिए कि आप मशीन खरीद के लाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। अब आपके मुल्क में मशीनरी आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखें हम मिस कर देते हैं, वो कर देते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये जो डॉलर हमने रुपये को डी वैल्यू किया उससे बहुत सारी आज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गई है। मोबाइल फोन की आपके सामने एग्जांपल है। अब आप कहेंगे कि वो जो पुर्जे जोड़ना शुरू कर दिए, शुरू तो आप ऐसे ही करेंगे ना यार, पहले दिन थोड़ी आप वहां का उसका प्रोसेसर मोबाइल का इधर बनना शुरू हो जाएगा। अब आपने पिछली दफा जो है पहली दफा कम इंपोर्ट की है और यहां पे ज्यादा जो है असेंबल कह लें, जो भी वर्ड कह लें उसके लिए। तो देखें पॉलिसी में शिफ्ट और स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा नंबर्स में तो वो ग्रेजुअली नजर आएगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इस वक्त एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे है, रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे है, टैक्सेस ऑल टाइम हाई पे है। तो खराबी कहां पे? यहां तो आप पीछे चले जाएं। अच्छा, वो मुस्लिम लीग नून का एक आर्ग्यूमेंट अगर आप ले आए, अल्लाह माफ करे, वो डॉलर से कहते हैं जी हम छोड़ के गए थे 325 अरब डॉलर में, अब 250 अरब डॉलर जीडीपी रह गई है। आप रुपीस में देखें जीडीपी आपकी 40% बढ़ गई है 2018 से। मैं और आप तनख्वाह पैसों में लेते हैं, मैं और आप जो है तनख्वाह आगे पैसों में देते हैं, घर के खर्चे, बिजली के बिल हम रुपयों में देते हैं, और हम डॉलरों की बात शुरू कर देते हैं। जिसको जहां जो सूट करता है वो उसको जो है वो अभी सागदार साहब ने थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी 3 अरब। हाँ, लेकिन उससे भी डॉलर से भी मुजमल बढ़ जाता है हमें कि बहुत सी चीजें हमें डॉलर डिनोमिनेटेड। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर हम जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब से शुरू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की माशी पॉलिसी के हवाले से हमारी बहुत ही दिलचस्प, बड़ी तेज़ुतुन किस्म की एक बहस हो रही है। और मुझे आना तो हारून शरीफ साहब, मुझे आना तो था डॉक्टर फारूक सलीम साहब के पास, लेकिन मुजम्मल असलम साहब मैं क्विकली आपसे एक चीज़ ले लूँ कि कई लीडिंग जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, ये सिक्योरिटीज़ मार्केट से जिनका ताल्लुक है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि डॉलर के यानी रुपये के गिरने से और डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जैसे पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो लोग समझते हैं कि एक डॉलर के बढ़ने से वो बहुत हार्ड हिट होते हैं। आपने भी यही कहा कि हमारी तनख्वाहें, हमारा पैसा, हमारी इकोनॉमी जो है वो रुपए में है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग तनख्वाहदार लोग हैं समझते हैं कि तनख्वाह 4 लाख हो, 5 लाख हो, जो किसी ज़माने में बहुत बड़ी तनख्वाह थी, उसकी डॉलर के बढ़ने से उसकी बाइंग पावर में मसलसल कमी आ रही है। आप क्विकली ये बता दें, आप नहीं समझते कि डॉलर, अभी मुझे पता चला है कि डॉलर तकरीबन 169 का हो गया, 170 की तरफ जा रहा है। आप नहीं समझते कि डॉलर की कीमत में इजाफा होना, रुपये के गिरने से एक आम पाकिस्तानी की शहरी में की जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? देखिए, अगर आप घोड़े की वो जो लगाते हैं ना वो साइड पे ना, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, अगर उस तरीके से डॉलर को देखेंगे तो फिर तो आप परेशान ही हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आप अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि जून 2019 को सॉरी, आपको डेट भी बता रहा हूं, 166 रुपए ब्लिंकर्ड हॉर्स, ओके,
हाँ ठीक है। तो 26 जून 2019 को हमारे रुपए की कीमत थी 166 रुपए। फिर 27 अप्रैल 2020 को यानी पिछले साल हमारा डॉलर 168 था। ये दो दफा 166 और 68 से 152-55 पे गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मौसम में तब्दीलियां आती हैं, जैसे आपने कभी हार्ट की ईसीजी कराई हो या हार्ट की मशीन देखी हो, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ किसी चीज को भी दुनिया में रखेंगे ना, वो मर जाएगी। तो यू नीड टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। इस वक्त कोविड खुला, दुनिया में महंगाई हो गई, इंपोर्ट प्रेशर आ गए, तो ये स्टेट बैंक का पॉलिसी एक्शन है। और आप लोग ये क्यों एज्यूम करके बैठे हुए कि बस ये 170 जिंदगी भर रहेगा? ये हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आती हैं, इट कैन गो बैक टू 160 रुपीज। खतरा ये है कि 200 पे चला जाए। आप देखें ना, आपके खतरे से तो मैं नहीं बात करूंगा, मैं तो 2 साल की कह रही है, दिल की हमारा खतरा है 200 पे ना चला जाए। आपकी धड़कन जो है ना, आप घबराटी हैं। जैसे हम आम दोस्तों में बात करते हैं ना, पे यार ये तो बहुत घबराटी है। आप घबराटी हैं। आप ये देखें कि ये आपकी सेहतमंद है ये चीज, ये जो हो रही है। स्टेट बैंक आपकी जो मुल्क की इनफ्लो और आउटफ्लो उसको बैलेंस करते हुए चल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे करेंसी है, नॉमिनल चीज है। और आप घबराएं नहीं। ये अगर रिजर्व आपके इंशाल्लाह इस तरह रहते हैं तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, आज के दिन देख रहे हैं कि यार मैंने कल कनाडा जाना था तो यार मैंने 170 का डॉलर ले लिया। ऐसा ना देखा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप भी दिल की धड़कन आपकी डॉलर के साथ लगी हुई, आप घबराहटियों में हैं या आपको लग रहा है फर्क कोई नहीं पड़ता, ये तो आनी जानी चीज है? डॉक्टर साहब, पहला सबक तो यह है कि घबराना बिल्कुल नहीं। ये तो हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 साल से सारे हुकूमती तर्जुमान जो हैं, ये आईसीयू वाला और अस्पताल वाला और जनरल वार्ड वाला ये आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं। मैं इसको रियली समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कैसे समझाया जाए कि जब पाकिस्तान आईसीयू में था तो उस वक्त आटे की जो रेट था वो 35 रुपए किलो था। अब जब हम जनरल वार्ड में पहुंच गए हैं तो अब 70 रुपए किलो क्यों हो गया? जब पाकिस्तान आईसीयू में था तो उस वक्त चीनी की कीमत जो है आम आदमी के लिए वो 55 रुपए की थी। आज हम आईसीयू से निकल के पहुंच गए हैं जनरल वार्ड में और चीनी की कीमत चली गई है 100 रुपए से भी तजावुज कर गई है। अच्छा, अब पिछले अगर 4 महीनों में देखें, मई में जो डॉलर का रेट था वो 123 रुपए था, आज वो 170 के करीब जा रहा है जैसे आपने कहा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता? आप सोचिए कि अभी जितने सर्विस किए जाते हैं उसमें तकरीबन 85% पाकिस्तान जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं, वो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं महंगाई और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं बेरोजगारी। उनके यहाँ ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ये अस्पताल और जनरल वार्ड और आईसीयू ये कहीं नहीं आता। ये 2 इश्यूज हैं, महंगाई और बेरोजगारी। अब जब 123 रुपए से $1 की कीमत 170 पे जाएगी तो मैं सोच रहा था कि बाकी चीजों पे क्या असर होगा। आप सोचिए कि पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। गंदुम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बम्पर क्रॉप है लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट जो हुकूमत ने हमें बताया कि 61 रुपए किलो पे उसने इंपोर्ट की है। चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत हमें बताती है कि 106 रुपए पे उसने फी किलो चीनी इंपोर्ट की है। सोचिए कि बाजार में कितने की बिकेगी। कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लोहा हम इंपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, चाय इंपोर्ट होती है, मिर्चें इंपोर्ट होती हैं, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट होता है, कागज इंपोर्ट हो रहा है, बिजली के जो नर्ख है वो हमने डॉलर के साथ नक्की कर रखे हैं। ये सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो 5 साल गुजरे थे उसमें रुपए में 20% कमी आई थी, 20% की डिवेल्युएशन थी 5 साल के पीरियड में। फिर पीएमएल-एन के 5 साल आए, उसमें रुपया गिरा था 26%। अभी ये पिछले 37 महीनों में रुपया 37% गिर चुका है, यानी कि औसतन 1% गिर रहा है, और इसका डायरेक्टली महंगाई के ऊपर असर होगा। और वो पाकिस्तानी जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो घी इस्तेमाल करते हैं, जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मिर्चें खाते हैं, उन सबकी कीमतें बढ़ने वाली हैं अगले कुछ महीनों में। ठीक है, हारून शरीफ साहब, आप कहाँ खड़े हैं इस डिबेट में? आप उन लोगों में हैं जो घबरा रहे हैं, या आप समझते हैं कि डॉलर से फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस भी आ सकता?
देखिए, ना तो मैं डिनाइल में रहूंगा जी, ना मैं कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में रहूंगा। मेरे हिसाब से ये है कि चीजों की थोड़ी बहुत सिमत ठीक होनी जरूर शुरू हुई है, लेकिन अब आपके पास दो मॉडल्स हैं। इवन कोविड के दरमियान मुल्कों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ली है, मुल्कों ने तरक्की भी की है। पाकिस्तान ने अगर तो फास्ट ट्रैक तरक्की करनी है, फिर तो हमें कुछ फैसले करने पड़ेंगे। देखिए, अगर इस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है तो शायद एक फैसला ये हो सकता है कि हम अपनी प्राइवेटाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर दें, ठीक है ना, ताकि आप कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। अभी नया प्रोजेक्ट तो कोविड की वजह से लगना मुश्किल दिख रहा है। दूसरा ये है कि अपने अखराजात को घटाएं। ये जो इन्फ्लेशन का मसला है, ये बहुत गंभीर इसलिए भी हो गया है कि जब हम आर्ग्यू करते हैं कि ये हमारी इन्फ्लेशन बाहर की वजह से बढ़ रही है, लेकिन अगर साउथ एशिया की एवरेज लें तो वो हमसे 4% कम है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव या खाली मॉनेटरी पॉलिसी का मसला नहीं है, ये पूरी वैल्यू चेन को समझ के उसको करने की जरूरत। मैं फिर यही कहूंगा कि अगर हमने ग्रोथ को सस्टेन करना है, लोगों को नौकरी देनी है, पैदावार को बढ़ाना है, सिर्फ दो रास्ते हैं। आप इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ाइए, उसको डबल कीजिए, और आप एक्सपोर्ट को और जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारे मशीनरी है उसको तरजीह दे के मजबूत करें, ताकि हम बांग्लादेश की तरह या कंबोडिया की तरह या वियतनाम की तरह अगले 15 साल के अंदर अंदर इस साइकिल को रिवर्स कर सकें। अगर हम इंटरनेशनल इदारों से बोरो करके समझते हैं कि हमारी ग्रोथ सस्टेन हो जाएगी, तो मैं जो पहले अर्ज कर रहा था, हम डिनाइल की थिंकिंग में है। अगर हम ये समझते हैं कि हम अपना, जैसे अभी बात हुई सरप्लसेस की, कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो बाहर बेचोगे क्या। देखिए, हमारा मीडियम टर्म सोल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन है और कंपेटिटिव एक्सपोर्ट प्रमोशन है। जो इंपोर्ट हो रही है मुईद, उसके अंदर 56% टैक्सेस वहां से कलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मशीनरी सिर्फ इंपोर्ट नहीं हो रही है, ये ऐसी चीजें आ रही है जिसपे टैक्सेस ज्यादा है। तो हमें कुछ इमीडिएटली रिमीडियल मेजर लेने की जरूरत है। हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो इसलिए हमें कुछ दिखाने की जरूरत है। ये मुझे वाइंड अप करने दीजिए। मुज़म्मिल असलम है, उसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, मुज़म्मिल असलम साहब, अक्सर बांग्लादेश का जिक्र किया जाता है। 1970, 80, 90 तक की दिहाई में बांग्लादेश को बास्केट इकोनॉमी समझा जाता था, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसे दुनिया के मालियाती इदारे बचाने की कोशिश कर रहे थे, गुर्बत थी, फेमन था, सैलाब था, सब कुछ था। क्या किया है बांग्लादेश ने गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में जो हम नहीं कर पाते? देखिए, बात यह कि बांग्लादेश का टर्न अराउंड जो है ना, पिछले 7-8 सालों में आया, और उसमें जो सबसे बड़ा टर्न अराउंड उसका आया इस वजह से है उसकी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अदर देन टेक्सटाइल, बांग्लादेश की मुझे कोई एक सनद दिखा दे। हम बांग्लादेश की तारीफें हर वक्त कर रहे होते हैं, अगर उसके हेडलाइन, मैं ये कह रहा हूँ ना, हम सारे हेडलाइन पे जाते हैं, ठीक है, और वो टर्न अराउंड आया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। एक जैसे कितना किलो वहां पे जो है ना कपास नहीं पैदा होती है, 1 पाउंड नहीं पैदा होती। वो क्यों आया कि इंडिया को जो है ना, इंडिया जीएसपी प्लस से स्टेटस से निकल गया था और इंडिया की सनत वहां शिफ्ट हुई। तो बांग्लादेश ने कामयाबी से जो है एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर में लाई। हारून शरीफ साहब की बात 100% सही है। और शौकत तरीन की अगर आपको पहली कॉन्फ्रेंस याद हो, तो उन्होंने, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि माजी में हमारी जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो आई है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, चाहे बिजली के प्लांट्स पे हो, चाहे उसपे हो, हमारी कभी भी एक्सपोर्ट पे नहीं आई। तो एक तो ये कि अगर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है तो एक्सपोर्ट्स में लाए ताकि वो डॉलर ले आए। दूसरा, इन्होंने कहा वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब का, हारून शरीफ साहब का और जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब का। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।